महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। आ सकता हूँ सर? इंस्पेक्टर मुखर्जी के कमरे का दरवाज़ा ठकठकाते हुए सब इंस्पेक्टर सान्याल बोले। अरे आओ आओ सान्याल, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। इस केस के बारे में कुछ और नई जानकारी? नहीं सर, कुछ खास नहीं। वही। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो कहती है ये आत्महत्या है सर, मगर पता नहीं क्यों आप इसे आत्महत्या मानने से इनकार कर रहे हैं। देखो सान्याल, एक पुलिस वाला होने के नाते मुझे अपनी कल्पना शक्ति को बहुत विकसित करना होता है। मैं मुजरिम के नज़रिए से सोचने की कोशिश कर रहा हूँ और शायद इसीलिए मुझे वो दिखाई दे रहा है जो तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। और वैसे भी मृतिका के पिता ने तो यही केस फाइल किया है कि उसकी बेटी आत्महत्या कर ही नहीं सकती, उसकी हत्या हुई है और वो जोर दे रहे हैं कि यह हत्या उनके जमाई ने ही की है। किसी भी हद से उसे सजा दिलाने के लिए उत्प्रार है। शहर में हुई एक केस के इन्वेस्टिगेशन में लगे थे दोनों, क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अरिजीत मुखर्जी और विपिन सान्याल। एक महिला ने नींद की गोलियां खाने के बाद खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी, मगर पता नहीं क्यों इंस्पेक्टर मुखर्जी इसे आत्महत्या का केस नहीं मान रहे थे। सान्याल बोले, वैसे सर इसे आत्महत्या न मानकर मर्डर मानने के पीछे आपका लॉजिक क्या है? देखो सान्याल, मैंने आज तक बहुत से केसेस सॉल्व किए हैं और उन केसेस की बिना पर मैं कह रहा हूं कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है। अच्छा, तुमने कहा महिला ने पहले नींद की गोलियां खाई और फिर खुद को आग लगा ली, मतलब दो बार आत्महत्या। क्या ऐसा पॉसिबल है? सर, मुझे लगता है महिला हर तरह से मरना चाहती थी, इसलिए कोई भी वीक पॉइंट वो छोड़ना नहीं चाहती थी। अगर नींद की गोलियां खाने से वो बच जाती तो आग लगा ली इसलिए, और अगर कहीं आग से बर्न केस हो जाता तो नींद की गोलियां सर कर जाती। मगर एक बात बताओ सान्याल, नींद की गोलियां खाने के बाद क्या तुरंत ही नींद आ जाती है? नहीं सर, 10-1 मिनट का समय तो लगता है, और गोली खाने और पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने के बीच कितने देर का समय है? मुश्किल से 3 से 5 मिनट का। मतलब जब महिला ने खुद को आग लगाई उस समय वो नींद में नहीं थी, और अगर वो नींद में नहीं थी तो कोई भी इंसान इतना आत्मबल शक्तिशाली नहीं हो सकता है कि आग की वजह से छटपटाए ना। वो चुपचाप कुर्सी पर तभी बैठी रहती जब उसे नींद आ चुकी होती, वरना वो खुद को बचाने के लिए इधर उधर दौड़ती भागती और कमरे में दूसरे निशानात मिलते। मगर यहां पर केस बता रहा है कि महिला चुपचाप कुर्सी पर बैठी थी और वहीं जल गई। हाँ सर, इस बात में पॉइंट तो है। और दूसरी बात, तुम बता रहे हो आसपास के फ्लैट वालों ने उसके घर से एक औरत को बच्चे के साथ जाते देखा। जी सर। अच्छा, एक बात और बताओ, अगर तुम आत्महत्या कर रहे हो तो क्या पेट्रोल अपने ऊपर डालने के बाद जेरिकेन उसकी जगह पर रख दोगे और माचिस से खुद को आग लगाने के बाद माचिस को उसकी जगह पर रखाओगे? नहीं सर, इट्स इम्पॉसिबल। तो फिर लाश के कमरे में ये कैसे हुआ? इन सब पॉइंट को बहुत गहराई से स्टडी करना पड़ेगा मिस्टर सान्याल। अच्छा, उसके पति आने वाले थे? जी हाँ सर, वो आ गए हैं, बुलाओ उन्हें। कमरे में एक रूखे सूखे बालों वाला दुबला पुतला व्यक्ति प्रविष्ट हुआ। आप ही मिस्टर विक्रमजीत सिन्हा है? जी। मिसेज शांतनी सिन्हा के पति? जी।
आपकी पत्नी ने आत्महत्या किया, इसके पीछे कोई मोटिव? सर, इससे पहले भी 1-2 बार वो कोशिश कर चुकी थी और पहले सफल नहीं हुई और इस बार सफल हो गई। मगर इससे पहले वो कोशिश क्यों की थी? सर, हमारा लव मैरिज था। लव मैरिज हमने एक तरह से अपने घर वालों के विरोध में ही किया था। खासकर शायंतनी के घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। मगर हमने अपने प्यार की जिंदगी शुरू की। शायंतनी के घर वाले मतलब उनके माँ बाप नहीं, उनकी माता का देहांत हो गया था, सिर्फ पिता हैं। हो तो शादी के कुछ सालों बाद पता चला कि हम पेरेंट्स नहीं हो पाएंगे। डॉक्टरी मतानुसार शायंतनी के यूट्रस में स्वेलिंग थी, जिसकी वजह से उसका कभी माँ बन पाना पॉसिबल नहीं था। इस बात को लेकर वो डिप्रेशन में चली गई थी और इसी वजह से तो आप ये कहना चाहते हैं कि माँ ना बन पाने का दुख ही उनके लिए सबसे बड़ा सदमा था? जी हाँ, उनकी डॉक्टरी इलाज भी चल रही थी एक साइकेट्रिस्ट से, मगर शायंतनी दवाइयाँ खाती नहीं थी, दवाइयाँ छुपा कर रख दी थी। इस बात को लेकर मेरे साथ कई बार उसकी झड़प भी हुई, मगर कुछ समय बाद मैंने बोलना छोड़ दिया क्योंकि मैं भी परेशान हो चुका था और इसी वजह से वो अक्सर मानसिक अवसाद में रहती थी और ऐसी हरकतें करती थी। अगर हम ये कहें कि आप अपनी पत्नी के बच्चा ना हो पाने की वजह से परेशान थे और आप ही ने बहुत सोच समझकर उसका मर्डर कर दिया, तो क्या कह रहे हैं सर? ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। मैं शायंतनी से बहुत प्यार करता था। ठीक है, हमारे बच्चे नहीं हुए, मगर सर मैं ऐसी बात सोच भी नहीं सकता। आज उसका ना होना मुझे कितना कचोट रहा है आप क्या जानेंगे। सब प्लीज ऐसा खिलौना इल्जाम मुझ पर मत लगाइए। ओके, काम डाउन मिस्टर सिन्हा। देखिए, पुलिस को अब हर तरफ से सोचना पड़ता है, बस यही बात है और कुछ नहीं। आई एम सॉरी अगर आपको हर्ट हुआ हो। इस ओके सर। अच्छा, आपकी पत्नी के कोई दोस्त दुश्मन? दोस्त कहने को तो कोई खास नहीं था, क्योंकि उसकी उम्र की सभी लड़कियां अधिकतर माँ बन चुकी थी। इस वजह से वो उनसे नफरत करती थी। हाँ, एक व्यक्ति है, हमारे फ्लैट के पास ही एक बड़ा सा मंदिर है, वहाँ के पुजारी विष्णुवर्धन जी। सायंतनी अक्सर उनके पास जाती थी और वो मॉरल सपोर्ट के तहत उनका सपोर्ट किया करते थे, उन्हें धार्मिक बातों से उत्साहित करने की कोशिश करते थे। गुड। और दुश्मन? दुश्मन तो कोई नहीं था साहब, बस उसका अपना स्वभाव था। मतलब वो दूसरों के बच्चे सहन नहीं कर पाती थी, बहुत एग्रेसिव हो जाती थी बच्चों को देखकर, या तो चिढ़कर उनसे दूर चली जाती थी या फिर उनको मारने दौड़ती थी। इसके अलावा कोई भी दुश्मन नहीं? नहीं सर। आप काम क्या करते हैं? मैं सन इंडिया इंश्योरेंस में एजेंट हूँ। बीमा पॉलिसी बेचते हैं। मिस्टर सान्याल, मुझे एक बात बहुत अजीब लग रही है। आपकी पत्नी की मानसिक दशा ऐसी थी, इससे पहले भी वो सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी थी, मगर उसके बाद भी आप अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर ड्यूटी पर चले जाते थे, बाहर चले जाते थे, जबकि आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए था कि वो दोबारा फिर अटेम्प्ट ना कर पाए। सर, मैंने लिखवाया है। हमारे घर पे एक नौकरानी काम करती है, डॉली, पासी की बस्ती में रहती है। वो मेरी एब्सेंस में घर में रहकर शायंतनी की
देखभाल करती थी, उस पर नज़र रखती थी। अब कोइंसिडेंस ही कहें कि उस दिन उसके बच्चे का अन्नप्राशन था, इस वजह से वो नहीं आई थी। ठीक है मिस्टर सान्याल, वैसे एक तरह से हम दोनों एक ही प्रोफेशन में हैं। आप लोगों को मौत के बाद जिंदा रहने के तरीके बताते हैं और हम लोगों की मौत के राज से पर्दा उठाते हैं। खैर, आप अभी शहर से बाहर मत जाइएगा और जैसे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बुलाऊंगा। बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू कहकर वो व्यक्ति चला गया। सान्याल से बोल पड़े मुखर्जी। तो सान्याल, क्या समझ में आया? क्या सर? तुमने बीमा पॉलिसी ली है? नहीं सर। ले लो, बीमा ही तो एक ऐसा साधन है जो मौत के बाद तुम्हारे घर वालों की सहायता करता है। हाँ, ये बात जरूर है कि बीमा पॉलिसी वालों से पैसे निकलवाना बड़ा टेढ़ी खीर है, मगर अब ये सोचो, अगर तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का एक बड़ा बीमा रहे तो इसे फायदा किसको होगा? सर, मेरी मौत के बाद मेरी पत्नी को और मेरी पत्नी की मौत के बाद मुझे, और अगर व्यक्ति खुद बीमा एजेंट हो तो, और पत्नी की मौत हो गई हो तो। आप कहना चाहते हैं सिंह ने ही अपनी पत्नी की हत्या की है? मोटिव तो साफ दिख रहा है, एक अच्छी खासी रकम के लिए कोई भी किसी की भी हत्या कर सकता है, फिर वो पत्नी ही क्यों ना हो, और फिर पत्नी ऐसी जो, समझ रहे हो ना? अच्छा, अब तुम एक काम करो, सिविल ड्रेस में तुम इस सन इंडिया इंश्योरेंस जाओ और पता लगाने की कोशिश करो कि उस दिन सान्याल ऑफिस में था या नहीं, जैसा कि वो बोल रहा ऑफिस में था। उसके अलावा सान्याल के बारे में कुछ बातें पता लगाने की कोशिश करो, और मैं भी निकल रहा हूँ, शाम को यहीं मिलेंगे। इसके बाद इंस्पेक्टर सान्याल ने अपनी ड्रेस चेंज की और एक कांस्टेबल के साथ बस पकड़ ली। बस से वो सन इंडिया इंश्योरेंस की ऑफिस पहुंचे, जहां पर अकाउंटेंट को कुछ पैसे पकड़ा कर अटेंडेंस रजिस्टर ओपन कर लिया, जिससे पता चल सके कि घटना वाले दिन सिन्हा ऑफिस में था कि नहीं, और इस बात का प्रमाण हो गया कि उस दिन वो था। इसके बाद एक और कर्मचारी को इंश्योरेंस कराने का वादा करके काफ़ी देर तक चाय नाश्ता कराने के बाद कुछ और बातें पता चली। असली में साहब, सिन्हा का हमारे बॉस के साथ पटता नहीं है, अक्सर दोनों में खटपट होती रहती है। बॉस तो उसे नौकरी से निकालने के लिए बिल्कुल तैयार है, ऊपर से उसकी पत्नी का ये हाल, बेचारा बहुत परेशान जा रहा है। पत्नी के देहांत के बाद से तो जैसे उसके दिमाग ही काम में नहीं लग रहा है, हमेशा कुछ गलतियां उल्टा पुल्टा करते रहता है, और बॉस के साथ इसकी हालत बहुत बुरी हो गई है। इसके बाद सान्याल वापस लौट आए। शाम को ऑफिस में दोनों मिले। मुखर्जी पूछ बैठे, तो क्या पता चला सान्याल? सर, बंदा सही कह रहा है, उसकी ऑफिस से पता चला है ऑफिस में भी उसके कुछ संबंध सही नहीं है, मानसिक रूप से अभी वो भी बहुत परेशान है। हाँ, मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आती सान्याल, आखिर सिन्हा ने झूठ क्यों बोला? क्या झूठ सर? सिन्हा ने कहा उसकी नौकरानी के बच्चे का अन्नप्राशन था, इसलिए उसने छुट्टी ली थी, मगर उसकी नौकरानी की तो कोई बच्चा ही नहीं है। आप मिले थे उसकी नौकरानी से? नौकरानी से नहीं मिला था, मगर उसकी नौकरानी जिस कॉलोनी में रहती है वहाँ के एक पान ठेले वाले से काफ़ी कुछ पता लगाया। पहले ये दूसरी जगह रहती है, अभी 15 दिन हुए इस शहर में आई है। वहाँ पर एक छोटी सी किराए के मकान में उसका अंधा बाप और नौकरानी रहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि घटना वाले दिन उसने छुट्टी ली थी, मगर क्यों छुट्टी ली थी इस बात का पता नहीं चल पा रहा है। मगर सिन्हा ने जो कारण बताया था वो कारण तो हो ही नहीं सकता है। वैसे सबसे इम्पोर्टेंट तो मंदिर के पुजारी जी निकले, उनसे जो जानकारी पता चली है वो इस केस में बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है।
क्या जानकारी सर? उनके अनुसार शायंतनी को बच्चों से इस हद तक नफरत थी कि वो बच्चों का रोना चीखना भी सुन नहीं पाती थी, और अगर कहीं उसे ये आवाज़ सुनाई दे दे तो अत्यधिक उत्तेजित हो जाती थी। मगर उस रात उसके घर से एक औरत बच्चा लेकर गई थी। हाँ सर। तो ये कैसे पॉसिबल है? जो औरत बच्चों की आवाज से चिढ़ जाती है, उसके घर से कोई बच्चा लेकर निकल रहा है। मतलब बच्चा लेकर पहले उसके घर में आया तो होगा, और शायंतनी ने कोई प्रतिकार नहीं किया। अच्छा, अभी घर चलते हैं। कल सवेरे हम शायंतनी के पिता से मिलने चलेंगे। मुझे लगता है वो इस केस में काफ़ी सारी रोशनी डाल सकते हैं। अगले दिन दोनों शायंतनी के पिता अरिजीत मजुमदार से मिलने उनके घर पहुंच गए। डोरबेल बजाते ही एक मध्यम वर्ष के व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। सामने पुलिस वर्दीधारी दो लोगों को खड़ा देखकर अचानक घर के अंदर की तरफ दौड़ गया। चिल्लाकर बोला, दादा बाबू, पुलिस आई है, पुलिस। फिर वापस बाहर आकर बोला, आइए साहब, बैठिए। इसके बाद अंदर से कोई 60-65 साल के एक वृद्ध बाहर आए। अरे साहब, आप लोग क्यों आ गए? मुझे बुला लिया होता। अरे ऐसी कोई बात नहीं सर, आपसे बस 2-4 बातें करनी थी, इसीलिए। आपने अपनी बेटी को शादी के बाद स्वीकार नहीं किया, क्यों है? वो कोई शादी है? मेरी बेटी का जीवन बर्बाद किया उस दुष्ट ने, और कुछ नहीं। स्वभाव से बहुत ही कमीना है। दुष्ट लोगों के साथ उठना बैठना है उसका। उसे मेरी बेटी से कोई प्यार या नहीं था। उसे चाहिए थी सिर्फ मेरी दौलत, और इसीलिए उसने शादी की थी। इसीलिए मैंने उसे कभी अपने घर का जवाई नहीं माना। मैं उसे जवाई मान ही नहीं सकता। बहुत दुष्ट स्वभाव का है। पूरे लोगों के साथ उठना बैठना, शराब, गप्पाजी, क्या बताऊं मैं आपको। मगर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपके जवाई तो काफ़ी सभ्य हैं। उनके फ्लैट के आसपास के लोगों ने कहा है उनके ऑफिस में वो काम करते हैं। हे ऑफिस? मुझे तो लगता है वो ऑफिस ही फर्जी है। आपको प्रमाण चाहिए ना? हाँ, शाम को स्टेशन के उधर जो गंदे लोगों की बस्ती, वहाँ चला जाइए, मिल जाएगा कहीं शराब पीकर, कहीं लड़ाई झगड़ा करता हुआ। मैं तो उसे सजा दिला कर रहूँगा। इसीलिए मैं उत्प्रभु, मेरी बेटी को मारकर वो इतनी आसानी से बच नहीं सकता। मगर आपकी बेटी तो खुद मानसिक अवसाद की रोगी थी। कोई मानसिक अवसाद नहीं था साहब उसे। उस कमीने के साथ रह रहकर वो ऐसी हो गई थी। पर उसकी संतान का ना होना, हाँ इस बात में कुछ बात है। मगर मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती साहब। मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। आपका अपनी बेटी से संपर्क था? हाँ, अभी कुछ महीनों से उसने आना जाना शुरू किया था। मगर शादी के बाद से तो मैंने उससे बिल्कुल ही रिश्ता तोड़ लिया था। पर अभी वो परेशान थी, इस वजह से मैं उसे घर में आने देता था। मगर हाँ, मैं कभी उसके घर नहीं गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके बार बार आपके पास आने की वजह से आपने उसका मर्डर कर दिया हो? क्या बकवास करे हैं साहब। मैं अपनी बेटी का मर्डर क्या करूँगा? हाँ, करूँगा तो उस कमीने इंसान का मर्डर करूँगा जिसने मेरी बेटी की जिंदगी खराब की। खैर, मर्डर तो नहीं कर सकता मैं, मगर सजा उसे मैं दिला के रहूँगा। मिस्टर मजुमदार, मैं एक बात आपको बता दूँ, आपकी बेटी ने आत्महत्या की, उसकी हत्या हुई या जो भी हुई, मगर इसका जिम्मेदार आप भी हैं। आपकी बेटी आपके पास आती थी अपने मन का दुख बताने, मगर कभी आपने ठीक से उसकी बात भी नहीं सुनी। जो हो गया सो हो गया। अगर आप उसे मान लेते तो शायद आज आपकी बेटी आपके पास होती। अपने दिल का दर्द वो अपने पिता से नहीं कहती तो किससे कहती? खैर, मुजरिम जो भी है, हम उसे बहुत जल्द पकड़ेंगे और सजा तो जरूर दिलाएंगे। इसके बाद वो दोनों उस फ्लैट में गए जहां पर आत्महत्या या मर्डर जो भी था वो हुआ था। इंस्पेक्टर
मुखर्जी कमरे को बहुत गहरे से निरीक्षण करने लगे। कमरे में कुछ जले हुए दाग, कुछ मांस के लोथड़े और कुछ राख पड़ी थी। सान्याल बोले, सर अब इस कमरे में देखने लायक ऐसा कुछ नहीं है, आप इतने गौर से क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं रविन्द्रनाथ जी की एक बंगाली कविता मुझे इस कमरे में दिखाई दे रही। कौन सी कविता सर? चुदी पाओ छाई हावाते उड़िए दियो ना भाई, खुजे देखबे जखन पाबे अमूल्य रतन। मतलब कुछ ऐसा है कि कहीं अगर राख मिले तो उसे ऐसे ही हवा में मत उड़ा देना, उसे खोजोगे तो अमूल्य रतन पाओगे। और मुझे लगता है इस राख में मुझे अमूल्य रतन मिल गया है। अगले दिन मुखर्जी जैसे ही ऑफिस में आए, सान्याल ने उन्हें एक चौंकाने वाली खबर सुनाई। सर, मिस्टर सिन्हा के भाई मर्डर हो गया। क्या? हाँ। तरीका वही जैसे सायंतनी का? जी हाँ सर, उसी तरह से चेयर से बांधकर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया है और मारने से पहले नींद की गोलियां खिलाई गई थी। और एक और बात सर, मिस्टर मजूमदार गायब है। हो, तो मतलब उन्होंने जो कहा था वो कर दिखाया। अपने दामाद को मारने की बात वो ऐसे ही नहीं कह रहे थे। इसके बाद वो फ्लैट में पहुंचे। फ्लैट के पास ही एक व्यक्ति खड़ा था। अंदर पुलिस की सर्चिंग चल रही थी। आप? जी मैं इस फ्लैट का मालिक हूँ, ऊपर वाली फ्लैट में रहता हूँ। हो, तो ये मर्डर कब हुआ आप बता सकते हैं? साहब मुझे लगता है सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच हुआ है। आप इतने श्योर कैसे हैं? देखिए मेरी पत्नी सुबह जल्दी उठ जाती है, 8 बजे से उसे स्कूल जाना पड़ता है, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। मुझे ज़्यादा देर से उठने की आदत है, 10 बजे के करीब। मैं भी जब उठा तो मुझे कुछ चलने की बू आई थी। मैं नीचे आया तो देखा फ्लैट में आग जल रहा था और जब दरवाज़ा खोला तो वो अंदर से बंद नहीं था, धकेलने पर खुल गया और अंदर दृश्य देखकर मैं घबरा गया। आसपास के लोगों को बुलाया और फिर पुलिस को भी बुलाया। घर में कोई आता जाता दिखा? नहीं साहब, ऐसा तो कोई नहीं दिखा। इसके बाद इंस्पेक्टर मुखर्जी लाश के आसपास का निरीक्षण करने लगे। लाश कुर्सी पर बैठे बैठे ही पूरी तरह से जल गई थी और उसके साथ साथ कुर्सी भी जलकर टूटकर जमीन पर गिर चुकी थी। आसपास पड़ी राख को खोजते हुए अचानक वो फिर मुस्कुरा उठे। मतलब इस राख में भी अमूल्य रतन हमें मिल ही गया। सान्याल, हम इस केस को क्लोज करने के बहुत नज़दीक हैं। उस दिन जैसे ही इंस्पेक्टर सान्याल स्टेशन पहुंचे तो इंस्पेक्टर मुखर्जी के कमरे में एक लड़की बैठी हुई थी जिससे वो कुछ पूछताछ कर रहे थे। सान्याल को देखते ही बोले, आओ सान्याल, देखो हमें बहुत सारी जानकारी मिल रही है और ये सारी जानकारी हमें देंगे डॉली। सान्याल ने मुड़कर देखा, सामने एक 20-25 साल की लड़की बैठी हुई थी। वो बोली, अच्छा तो ये डॉली है? हाँ। डॉली तुम शहर में कब आई? अभी 15 दिन हुए हैं साहब। इससे पहले तुम कहाँ थी? मैं वो रायपुर शहर है ना, नया रायपुर, वहाँ रहती थी। वहाँ क्या करती थी? वहाँ हम कुछ नहीं करती थी साहब, हमार भरतार हमका खिलावत रहे। तुम्हारी शादी हो चुकी है? हाँ साहब, हमार भरतार हमारे साथ बहुत सुखी जिंदगी जीता रहा। फिर एक दिन वो दुबई चला गया और फिर लौट के नहीं आया। कुछ लोगों ने बताया वो वहाँ दूसरा संसार बना लिया है। हम कुछ दिन रोए पीटे, फिर अपन बाबू के पास यहाँ आ गए। ओ, मगर कॉलोनी वालों को तो तुम्हारे शादीशुदा होने की बात पता नहीं है? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं साहब, हम काहे झूठ बोले। देखो जो कुछ है सच सच बताओ वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। साहब
हम सच बोले थे साहब, हमार शादी हो गई है। मगर तुमने अपनी नौकरी भी बिना शादी बताकर ही की थी। ओ, अब समझ में आया। काम करते हुए सिन्हा के साथ तुम्हारा एक रिलेशन तैयार हो गया, और जब शायंतनी को इस बात का पता चला तो उसने तुम्हारा विरोध किया होगा, और इसीलिए तुमने शायंतनी को। नहीं साहब, हम ऐसा कुछ नहीं किया है साहब, हम बहुत गरीब है, हम काय मालकिन के मारे, ऐसे तो हमारा ही नुकसान हुआ, हमारी नौकरी चली गई। तो फिर तुमने लोगों को अपनी शादी की बात क्यों नहीं बताई थी? साहब हमारे पति हमका छोड़ दिए। ये सब सुन के 5 आदमी 5 तरह की बात करते हैं, अब फ्लैट में काम मिलना, इसीलिए साहब। ठीक है। मगर उस दिन तुमने अपने बच्चे का अन्नप्राशन बताकर छुट्टी क्यों ली थी, जबकि तुम्हारा बच्चा नहीं है, तुम बता रही हो? हाँ साहब, असल में वो दिन हमारी बहुत तबीयत खराब रही, इसीलिए हम झूठ बोल के छुट्टी ले रहे हैं। ओह, अन्नप्राशन से एक बात याद आई। सान्याल, अभी पिछले दिनों तुम्हारे बच्चे का भी तो अन्नप्राशन था ना? हाँ सर, तुमने मुझे निमंत्रण दिया था, मगर मैं जा नहीं पाया। सॉरी यार, तुम्हारे बच्चे को तो गिफ्ट देना चाहिए। अरे सर, पुलिस की नौकरी में तो ये सब चलता ही रहता है, छोड़िए ना आप। नहीं, उसे कुछ गिफ्ट देना चाहिए। तुम एक काम करो, अपने बच्चे को यहाँ ले आओ। सर अभी? हाँ प्लीज़ यार। अच्छा सर, मैं लेके आता हूँ। सान्याल अपने घर गए और अपने छोटे बच्चे को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। मुखर्जी के चेंबर में पहुंचते ही मुखर्जी ने उस बच्चे को गोद में ले लिया। अरे 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 बेटा, देखो हम तुम्हारे बड़े पापा हैं, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है। मुखर्जी की गोद में जाते ही बच्चा बिलख उठा, और तभी आश्चर्यजनक तौर पर डॉली भी चीख उठी। उस बच्चे का रोना बंद करो, रोना बंद करो। मुझे अच्छा नहीं लगता, बच्चे का रोना बंद करा। बच्चे का रोना तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, क्यों? नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बच्चे का रोना तुम्हें पसंद नहीं है डॉली? बच्चे का रोना तुम्हें पसंद नहीं है डॉली या शायंतनी? क्या कह रहे साहब? हम डॉली हैं। क्या डॉली है? हाँ हम डॉली हैं। लेडी कांस्टेबल, इसे अंदर ले जाकर जरा 2-4 लगाओ तो अभी सब उगल देगी। छोड़ो मैं। हाँ बोल सच्चाई बोल। बोल सच्चाई बोलती है कि मत मारो साहब। मैं शायंतनी हूँ। क्या कह रही हो तुम शायंतनी हो? तो फिर जो मरी वो डॉली थी, उसे मैंने मार डाला। क्या? क्यों मार डाला उसे तुमने? क्या करती? कितने बार उससे कहा था अपने बच्चे को लेकर मेरे घर में मत आना, मगर वो कहती बच्चा छोटा है? बच्चा छोटा है, उसे साथ में लाना जरूरी है। मुझे नफरत है बच्चों की आवाज से। इसलिए मैंने उसे नींद की गोलियां दी और फिर आग लगाकर मार डाला। हाँ, मार डाला मैंने उसे। और फिर बच्चे का क्या किया? बच्चे को फेंक दिया बच्चे को। क्या? बच्चे को तूने फेंक दिया? कहाँ फेंक दिया? वो शहर के बाहर, वो जो हमारी कॉलोनी के वहां नाला है, वहां। कमीनी, कुतिया, जानवर, छोटे बच्चे को तूने फेंक दिया। इंस्पेक्टर सान्याल जैसे क्रोध से जल उठे। अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालकर उसने शायंतनी की तरफ तान दिए। तुझे जीने का कोई हक नहीं है राक्षसी। सान्याल, अपने गुस्से को काबू करो, मुखर्जी बोल पड़े, और खुद को संभालो। वैसे एक परफेक्ट मर्डर की प्लानिंग तो की थी आपने, मगर
एक जगह आप गलती कर गई। मुझे पहली लाश की राख में मोमबत्ती के पिघले हुए हिस्से मिले थे और ठीक वैसा ही दूसरी लाश की राख के पास भी मिले। और यहीं से मैं समझ गया मर्डर का प्लान आपने कुछ इस तरह से बनाया कि पहले डॉली को नींद की गोलियां खिलाई और उसके बाद उसकी साड़ी से एक जलती हुई मोमबत्ती बांध दी। मोमबत्ती धीरे धीरे पिघल कर जब साड़ी के पास पहुंची तो साड़ी में आग लग गई और खेल खत्म हो गया। मगर मोमबत्ती के पिघले हुए हिस्से ने आपकी क्राइम का बयां कर दिया और मिसेस शांतनी, अब तुम सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ। शांतनी को पुलिस रिमांड में ले लिया गया और इसके बाद चेंबर में सिर पर हाथ दिए हुए बैठे हुए थे सान्याल। सर ये केस तो। हाँ सान्याल, केस बहुत ही अजीब था। शांतनी को बच्चों से नफरत थी और डॉली के बच्चा था और इसीलिए उसने डॉली को मार डाला और डॉली को मारने के बाद वो खुद डॉली के पिता के साथ जाकर रहने लगी डॉली बनकर। कॉलोनी में आए हुए उसे कुछ ही दिन हुए थे। लोग उसे ठीक से पहचानते भी नहीं थे। उसका चेहरा भी किसी को याद नहीं था। अतः चेहरा बदल जाने पर किसी को शक नहीं हुआ और डॉली के अंधे पिता को कन्विंस करना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। मगर इस केस में 2 और मुजरिम हैं जिन्होंने उसका साथ दिया। एक खुद सिन्हा, पत्नी के प्यार में पागल वो इंसान, पत्नी को बचाने के लिए तत्पर रहा, और दूसरे उसके पिता मुखर्जी। हालांकि ससुर दामाद में पटती नहीं थी मगर बेटी की जान बचाने के लिए उन्हें दामाद का साथ दिया। डॉली के फोटो को शांतनी की फोटो की जगह लगाया गया। पुलिस को भी डॉली की फोटो ही दिखाई गई और उसके पिता ने जो केस फाइल की थी उसमें उन्होंने शांतनी की जगह डॉली की फोटो लगाई थी। मगर सिन्हा आत्मग्लानि और पश्चाताप से जूझ रहा था। वो अपने मन पर यह बोझ नहीं रख पा रहा था कि उसकी वजह से एक बेचारी गरीब औरत की जान गई है और उसका बच्चा न जाने कहां पड़ा हुआ है। वो पुलिस को सब कुछ बता देने की बात कर रहा था और इसी के चलते उसे फंसाने के लिए मुखर्जी ने केस उस पर डालने की कोशिश की और इसी अवसाद में वो मानसिक रूप से परेशान रहता था। ऑफिस का काम भी सही ढंग से नहीं हो पा रहा था। उस दिन शायद उसने फाइनली डिसाइड कर लिया कि वो पुलिस को सब कुछ बता देगा और इसीलिए शांतनी ने ठीक उसी अंदाज में जैसे उसने डॉली को मारा था उसे भी मार दिया। तुमने एक बात गौर की? मुखर्जी ने उस दिन हमसे कहा था कि मौका मिला तो वो अपने दामाद की हत्या कर देगा। इसलिए मुखर्जी जानबूझकर अंडरग्राउंड हो गया है ताकि पुलिस का जो शक है वो शांतनी और डॉली पर न जाकर मुखर्जी पर जाए। ओह हाँ सर, ये बात तो मैंने भी गौर नहीं की थी। बाय द वे, आपको कैसे पता चला कि डॉली ही शांतनी है? इसे भी ऊपर वाले का एक चमत्कार ही कहो। जब मैं डॉली को अपनी गाड़ी में बिठाकर पुलिस स्टेशन ला रहा था तो एक रेड लाइट पर पास वाली गाड़ी में एक बच्चा बेतहाशा रो रहा था और उसे सुनकर अचानक ही डॉली अत्यधिक उत्तेजित हो उठी थी और वहीं से मेरा शक इस पर गया क्योंकि सिन्हा ने बताया था शांतनी का इस दुनिया में एक ही दुश्मन है और वो है छोटे बच्चे, खासकर रोते हुए छोटे बच्चे। इसीलिए मैंने तुम्हारे बच्चे को यहां बुलवाया
ताकि एक बार फिर से ये बात टेस्ट हो सके कि रेड लाइट पर हुई घटना मात्र इत्तेफाक नहीं थी और सारी केस की परतें खुल गई। इसीलिए कहता हूं सान्याल बाबू, कल्पनाशील बनो, कल्पनाशील। एक पुलिस वाले की कल्पना बहुत दूर दूर तक जानी चाहिए, किसी क्राइम स्टोरी के लेखक की तरह, क्योंकि ये जो साइकोपैथ मुजरिम होते हैं ना, ये बड़े कल्पनाशील होते हैं।